नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वो एनवी शर्मा। भाई, आजकल एजुकेशन एक प्रकार से कमर्शियलाइज्ड हो गया है और उसमें जो एक ट्रू वैल्यू हुआ करता था वो आजकल धीमे धीमे कम होते गया, जैसे कि पहले हुआ करता था। और आजकल ज्यादा जॉब ओरिएंटेड बात करते हैं हम लोग, लेकिन क्या हमारे स्टूडेंट्स वाकई में उस जॉब के लिए तैयार है जिसके लिए वो उस शिक्षा का प्रदान कर रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में आज हमने आमंत्रित किया डॉक्टर डीपी कोठारी को, जो फिलहाल जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन है, डॉक्टर डीपी कोठारी। और वैसे पहले इन्होंने BE और PhD बिट्स पिलानी से किया। याद रखिएगा कि 1960s और 70s की बात बिट्स पिलानी इन्हें IIT से भी बढ़कर हुआ करता था। और फिलहाल इसके पहले ये IIT दिल्ली के डायरेक्टर भी रह चुके, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रह चुके हैं वहां पर, VC ऑफ VIT वेल्लोर रह चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ VRCE नागपुर भी रह चुके हैं। तो ऐसे हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिलने में और उनसे बात करने में बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मैं आपका CV पढ़ रहा था, काफ़ी कुछ उपलब्धियां आपने हासिल की है। जैसे आपने 812 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। अलावा इसके जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स में ये पेपर सब छप चुके हैं। अलावा इसके आपने 50 स्टूडेंट्स को PhD के लिए गाइड किया, 68 स्टूडेंट्स को MTech के लिए गाइड किया आपने, और न जाने कितने सारे और एजुकेशनल करिकुलम आपका बिल्कुल चमकता हुआ सितारा लग रहा है बिल्कुल। सर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आपको। क्या आर यू सेटिस्फाइड विद द करेंट एजुकेशन पैटर्न प्रिवेलिंग इन इंडिया? इसका उत्तर हाँ नहीं दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेटली इसमें बहुत ही अभी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, और हम उम्मीद है कि होगी ज़रूर, क्योंकि आदमी को कभी भी सेटिस्फाई है तो प्रोग्रेस नहीं हो सकता। आई एम स्टिल लर्निंग एट दिस एज ऑफ 73। आई होप आई विल कीप ऑन लर्निंग टिल द लास्ट डे। You are a student throughout your life. Learning never ends. Never ends. जिस दिन जिसने सोच लिया कि मैं क्वालिफाइड और एजुकेटेड हूँ, I think that's the end of it. लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रह चुके, एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफी करीबी संबंध रहा आपका। What should be the एजुकेशन सिस्टम, आइडियल एजुकेशन सिस्टम क्या होनी चाहिए? आइडियल एजुकेशन सिस्टम तो ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो आता है पढ़ाई करने के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई होना चाहिए, न कि व्हाट्सएप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, PVR, रेस्टोरेंट, इन सब के लिए पूरी लाइफ है। For the rest of the life is there. At the moment, only one, like Arjun, they have to see only the eye of the bird and see that how can they become a graduate, and graduate that too employable graduate. That is our worst problem is हमारे आज के स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जॉब्स नहीं मिलने की वजह से एडमिशन्स कम हो रही है, एडमिशन्स कम होने की वजह से सैलरी की प्रॉब्लम आ रही है कई फैकल्टी की, कई कॉलेजेस में। तो एक सर्कल है ये, एक प्रकार से विषय सर्कल जैसे हम लोग उसमें घूमते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा कि एक ग्रेजुएट होना चाहिए और एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट होना चाहिए, तो क्या वजह है कि आपको ये वर्ड यूज करना पड़ा? कि डू यू थिंक कि एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स कहिए या लॉ स्टूडेंट्स कहिए, दे आर एनी प्रोफेशन, दे आर नॉट जॉब प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है, हमें इससे डेफिनेटली उबरना पड़ेगा, वरना भारत जो अभी इस समय विकासशील देश है, हम इसको डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, वो बनने में दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। इम्पॉसिबल स्पेलिंग है आई एम पॉसिबल। तो ओनली हमें बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और डेडिकेशन के साथ, और हमें मतलब 4 चीज़ें होती है कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। उनके मालिक होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, फिर फैकल्टी होती है, फिर सपोर्टिंग स्टाफ होता है, और स्टूडेंट्स होते हैं। इन 4 पहियों में से रथ के एक भी पहिया अगर ख़राब हो जाए, आप कर्ण की कहानी जानते ही हैं, पहिया बजने की वजह से ही उनका देहांत हो गया था। तो एक चारों पहिए एक ही साथ रहने चाहिए और इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, तभी ये संभव है। अब ये जो हमारे जो आका लोग होते हैं या मालिक होते हैं कॉलेज के, या गवर्नमेंट भी होती है गवर्नमेंट कॉलेज के, उनको इस पे सेकंड क्लास ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। उनको सोचना चाहिए यदि भारत को आगे बढ़ाना है और USA, चाइना, USSR इनके समकक्ष लाना हो तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर, 37 कंट्री से भी ज़्यादा आप कंट्रीज घूम के आए,
ऑब्वियसली आप एक एकेडमिशियन हो, तो फिर वहाँ पर आपके वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपने स्टडी किया होगा या देखा होगा या एक ऑब्जर्वेशंस किया होगा, तो क्या फर्क वहाँ पड़ता है? आप हालांकि 5 डे वहाँ वीक के होता है, स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ ऑफ 6 डे एजुकेशन भी में, होता यहाँ है, के standards? बट दोस्त 5 डे वीक में 5 दिन बहुत मेहनत से काम करते हैं। उनका लंच आवर मुश्किल से 15 मिनट का होता है, 2 सैंडविच, 1 जूस या कॉफ़ी। अपने यहाँ 1 घंटे का लंच आवर होता है, हालांकि खाते हुए 1 पराठा और सब्जी है, फिर भी मतलब जितना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उतनी हम नहीं करते हैं। मेरी एक और विशेष आपसे प्रार्थना है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठना चाहिए सबको, बच्चों को भी और फैकल्टी को भी। सुबह 4 से 6 बजे तक कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई बुलावा नहीं आता है, और उस समय मस्तिष्क जो होता है 100% एफिशिएंट होता है। जो भी आप पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल संलग्न होता है, उसी तरह से हर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ एक इंडस्ट्री संलग्न होनी चाहिए। हम इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करें, इंडस्ट्री हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसको अंग्रेजी में विन विन सिचुएशन कहते हैं। ऐसा लेकिन हो नहीं पा रहा है। बिट्स पिलानी एकमेव संस्था है भारत में जहाँ प्रैक्टिस स्कूल नाम की चीज़ होती है, उसमें 1 सेमेस्टर आपको इंडस्ट्री में जाके बिताना पड़ता है। वहीं आपके एग्ज़ाम होते हैं, वही सोचते हैं, वहीं पढ़ते हैं क्या हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ख्याल से हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होना चाहिए, और ये जितने जल्दी होगा उतना अच्छा है। प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, इस टाइप का एक वो। लेकिन सर मैं कह रहा था कि जैसे कई सारे जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं रहते, मतलब थ्योरेटिकल पढ़ लेना कुछ वो अलग बात हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली उस इंडस्ट्री के लिए आप फिट हो या नहीं हो ये तो वहीं पता चलता है। लेकिन जो क्रीम है ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जो काफ़ी इंटेलिजेंट वगैरह है, ये लोग कहीं फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं और ब्रेन ड्रेन होता चला जा रहा है यहाँ से। तो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं हम, ब्रेन गेन किया जा सकता है? स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी यही कहा था कि हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन बैंक बनाना चाहते हैं। मोदी जी भी अभी फ़िलहाल हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि हमें उनको वापस हिंदुस्तान लाना होगा, लेकिन उस तरह की परिस्थितियां हमें तैयार करनी होगी, नहीं तो फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। What are those conditions? कंडीशंस ये है कि अगर एक तो उनको उस तरह का ओहदा दिया जाए, उस तरह के पैसे दिया जाए, उसमें कंजूसी नहीं किया जाए। आज जैसे फैकल्टी की सैलरी बहुत कम हो गई है, 15,000 20,000, जो कि आजकल अटेंडेंट को भी मिलती है। तो जब तक उनको सैलरी नहीं देंगे, उनको भी अपने बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करवानी है, तो उनको प्रॉपर सैलरी 7th पे कमीशन ना दीजिए, 6th पे कमीशन तो दीजिए, और उनसे वही काम लीजिए जो इसके लायक, जिसके लिए वो आए हैं। ये नहीं कि उनको आप डिफरेंट दिशाओं में भेज रहे हैं कि एडमिशन लेके आओ, वो उनका काम नहीं है। एडमिशन के लिए अपना खुद कॉलेज को इतना ऊंचा उठाओ, खुदा तुझसे पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने सर। ये अगर आपको एजुकेशन के प्लानिंग ड्राफ्ट करने को कहा जाए तो व्हाट विल बी एन आइडियल एजुकेशन प्लानिंग ड्राफ्ट? आइडियल एजुकेशन जैसे 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर, उसमें से 1 सेमेस्टर में इंडस्ट्री के लिए रखूँगा सेपरेट। वहीं ये जो इंडस्ट्रियल टूर होते हैं, दे मोर और लेस टूरिज़्म, जैसे उधर जाना है भाखड़ा देखने, तो वो ज़्यादा समय बिताते हैं शिमला में, जबकि ज़्यादा समय भाखड़ा में बिताना चाहिए उनको। तो ये सब चीज़ें बदलनी पड़ेगी। और जो अपना करिकुलम है, दैट शुड बी इक्वल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट इट बी MIT बॉस्टन और इम्पेरियल कॉलेज लंदन। हालांकि हमारे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, इस समय 32 तो NIT हो गई हैं और 22 IITs हो गई हैं, 4 बिट्स पिलानी हैं और 4 VIT वेलोर हैं। तो कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जो मझले दर्जे के जो कॉलेज हैं, उनको और तेज़ी से उत्थान करना पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। और एक बार आप पीछे रह गए तो जैसा रेस में आप देखते हैं, फिर मुश्किल होता है सीमा तक पहुँचना। और जो सबको PhD करवानी है, PhD करवाने का ये मतलब नहीं क्वांटिटी ओनली, क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। और उसमें मुझे खुशी है कहते हुए कि नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रयास काफ़ी सराहनीय है। उसी तरह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको यही करना पड़ेगा। अच्छे सुपरवाइजर की नितांत कमी है। चाइना 9,000 PhD प्रोड्यूस करता है, हम लोग सिर्फ 1,000 करते हैं, तो 8,000 हम पीछे हैं। हम नहीं चाहते कि हम चाइना से किसी भी बात में पीछे रहें। दूसरा, मैं इस बात के लिए जान रहा हूँ कि लोग पूना के लोग नागपुर आए, नागपुर के लोग सारे पूना क्यों जाते हैं? हमें अपनी कॉलेजेस को इतना अच्छा बढ़ाना है कि आई एम लिविंग फॉर दैट डे जब पूना के लोग नागपुर आके पढ़ाई करेंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाहर के लोग नागपुर में आके पढ़ाई करें। क्या वजह है कि यहाँ पर हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि कई पिछले साल जैसे 16,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज रह गई थी, यहाँ पर सीट्स भरे नहीं है। ऑब्वियसली आपने जैसे कहा एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ता है, टीचर्स की सैलरी पर फ़र्क पड़ता है, कई सारे मैटर्स, जैसे आपने कहा एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं हम। तो क्या
कॉलेजेस को मशरूम्स की तरफ बढ़ा देने में कोई मतलब है, या फिर बाद में जैसे आपके टाइम पे एक या दो मुश्किल से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे और एक काफ़ी टफ कंपटीशन होता, बल्कि कैसे नेक थ्रोट कंपटीशन हुआ करता था, आजकल वो नहीं रहा। आजकल अगर एक 45% वाला स्टूडेंट है उसको भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। तो वी कैन गेस कि भाई 45% का स्टूडेंट अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में प्रवेश ले रहा है तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ द डॉक्टर या इंजीनियर, ये हम जान सकते। तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के साइज को कट किया जा सकता है ताकि यू गेट क्वालिटी स्टूडेंट्स? नहीं, कम से कम उनको बढ़ाया ना जाए। जब तक कोई कॉलेज बंद ना हो दूसरा कॉलेज खुला नहीं जाए। जैसे फैकल्टी का सिलेक्शन में होता है, जब अपनी रिक्तता होती है तभी फैकल्टी को लिया जाता है। उसी तरह से यदि कोई कॉलेज बंद हो रहा हो तो ही दूसरा नया कॉलेज खुलना चाहिए, वरना जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उन्हीं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उसी में पैसा लगाया जाए, चाहे वो सरकारी पैसा हो या निजी पैसा हो। और जहाँ चाहा वहाँ रहा, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। अगर हम चाहें डट के तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग इंग्लैंड और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इनसे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं वो उनसे भी अच्छा काम करते हैं जो वहाँ के लोकल ग्रेजुएट हैं। मतलब वी हैव गॉट द कैपेबिलिटीज, हमें वो कैपेबिलिटीज है, वो काबिलियत है हमें, लेकिन आई थिंक जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज ना मिलने के कारण शायद हम लोग वो टैलेंट को यहाँ एक्सपोज नहीं कर पा रहे उसको। जी सर, थोड़ा सा मैं रिवाइंड करूंगा और मैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन की तरफ या सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ ले जाऊंगा। क्या आप इस टाइप के सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन जो यहाँ पर आजकल दिया जा रहा है इंडिया में, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। हालांकि अभी उन्होंने करेक्शन किया है, 5वीं और 8वीं में परीक्षा नहीं होती थी और फिर से शुरू हो जाएगी। पहले एक ज़माने में आपको याद होगा, अंग्रेजों के ज़माने में 8वीं को भी बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी और कई पदों के लिए मिडिल ची बोलते थे। 8वीं क्लास पर्याप्त थी। अब आप देखते होंगे पेपर्स में एक अटेंडेंट की नौकरी के लिए PhD लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ही नितांत शर्म की बात है। खैर, ये तो एम्प्लॉयमेंट इशू हो गया ये वाला एक, लेकिन एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर इम्पार्टिंग टू आवर चिल्ड्रन, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? इस सुधार की वही है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज पेपर में आया था, एक स्कूल में एक शिक्षक है 100 बच्चों के पीछे और उनको मिड डे मील भी ठीक से नहीं मिलता है। तो घूम फिर के बात वही पैसे पे आ जाती है। फंडिंग कितना करते हैं? अपना एजुकेशन पे फंडिंग बहुत ही कम है, GDP के शायद 1% भी नहीं होगा। तो फंडिंग नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। बिन पैसे तो कुछ नहीं हो सकता। मनी मेक्स दी मेरे गो। अगर पैसा नहीं होगा, चाहे आप फीस बढ़ा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन उस फीस का सदुपयोग होना चाहिए। और जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, तो ऐसे डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड है। अलावा इसके अगर मराठी मीडियम के स्कूल स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को देख लिया जाए, चाहे वो ZP के हो, कॉर्पोरेशन स्कूल के हो, तो आपके पास ऐसे अलग अलग स्तर के स्टूडेंट्स हैं। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं लाया जा सकता एजुकेशन के लिए? क्यों एक गरीब का बच्चा क्यों वंचित रह जाए उस CBSE टाइप के एजुकेशन से, या फिर बाद में ये डिफरेंस ऑफ एजुकेशन लेवल्स क्यों हो जाता है इंडिया में? वो लेवल इसलिए हो जाता है कि जो लोग हैं उनके पास अलग अलग तरीके से पैसे पेमेंट करने का है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट AC है, सेकंड AC, थर्ड AC है, जनरल। हालांकि गाड़ी मद्रास से निकल के दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन अलग अलग कंफर्ट मिलता है उनको। उसी तरह से इन स्कूलों में भी आपने देखा होगा, मेयो स्कूल है अजमेर का, ये अपने BIT में बिरला का स्कूल है पिलानी में। तो इन सब की चीज़ें अलग है क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलता है इनको। और जो टीचर आता है वो 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति माह वाले आते हैं, न कि 10,000 15,000 रुपये वाले में। तो आप जो भी कहें कि मनी मेक्स डेफिनेटली डिफरेंस। तो यू थिंक दैट इज फेयर फॉर एजुकेशन? एजुकेशन के लिए ठीक है, मतलब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, हाई बिल्कुल ठीक नहीं है, क्वालिटी। लेकिन जिसके पास अगर पैसा ही नहीं है तो कम से कम उसको फ्री में भी, अगर जैसे सरकार अभी फेलोशिप देती हैं कुछ विशेष विद्यार्थियों को, अगर वो नहीं देगी तो उनका पठन होगा ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। या जैसे आप सोचा होगा, पटना में एक व्यक्ति हैं, वो 30 स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, हर साल वो IIT में प्रवेश पाते हैं। तो बाकी जो कोटा और ये हैदराबाद में जो खुले हुए हैं कोचिंग स्कूल्स, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि टीचर तो वही है, 2+2 तो 4 ही होता है, लेकिन पढ़ाने का ढंग अलग होता है। कहते हैं गालिब का है अंदाजे बयां, और तो हर तरह के शिक्षक अलग अलग तरह के शिक्षक हैं। सर, कई साल पहले आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि अगर एक ब्रेड लोगे आप, उसके टुकड़े करोगे, लोव्स ऑफ ब्रेड जिसको बोलते हैं, और वो स्लाइसेस में अगर सिर्फ 3 या 3.5 या 4 स्लाइसेस अच्छे हैं और बाकी सबको फंगस लग गया है, तो ऑब्वियसली आप वो ब्रेड फेंक दोगे, आप नहीं खाओगे। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास 35% मार्क्स है या 40% मार्क्स है तो आप पास डिक्लेयर कर दिए जाते हो। इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास 65% नॉलेज है ही नहीं।
तो हाउ डू यू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम? इसी के लिए इसको हटाने के लिए अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। उससे हर बच्चा वो ले सकता है सब्जेक्ट जिसमें उसकी रुचि हो। अगर रुचि नहीं होगी तो पढ़ेगा नहीं वो। तो ये सिस्टम धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज, हर इंजीनियरिंग क्यों, हर जगह, इवन माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, हर जगह आ जाए। तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। वो ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी, जो पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट। स्कूल की बात करें, स्कूल से किसी में, हर एक में चीज़ वही है। स्कूलों में जैसे कुछ चीज़ें तो कंपलसरी होनी चाहिए, कुछ बच्चों की रुचि के हिसाब से। अगर वो तबला वादक है, तबला वादक बनना चाहता है, तबला बजाने दो। हारमोनियम बजाना चाहता है तो हारमोनियम बजाने दो। दोनों ही आगे चल के ए.आर. रहमान बन सकते हैं, शंकर जी कश्यप बन सकते हैं, उनकी इच्छा की बात है। हम चाहते हैं कि जो भी फील्ड आप चुनो उसमें टॉप पे जाओ। यदि आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हो तो लता मंगेशकर बनो, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो सचिन तेंदुलकर बनो। टॉप पे जाइए। हर सब्जेक्ट में, हर विधा में हमें जगह है और उन्नति करने के लिए स्पेस है। मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग पे आप ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बिल्कुल, कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी होने ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी आपके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर आप परस्यू कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स बनाने हैं खुद बनाइए। ये नहीं कि लोखंडी पुल के बाद जो दुकान है, अच्छा वहाँ से आए हो ये लो प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी मैं उस किताबों पे आता हूँ जो VDBs वगैरह बनती हैं, तो ये सब अच्छी किताबें लीजिए, चाहे देश की हो चाहे बाहर की हो। स्टैंड स्तर की किताबें अगर पढ़ेंगे आप तो नॉलेज आपको सही बनेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स जो बनाते हैं हर जगह हैं, मध्य प्रदेश में शिवानी नाम से है, यहाँ किसी और नाम से हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए। तो इसमें सरकार को पहल करनी पड़ेगी। और एग्जाम सिस्टम्स को लेकर क्या फीलिंग्स है आपके? बिकॉज अगर मैं समझो मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और उसमें से आप 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आप पास तो हो गए। मतलब आपके पास नॉलेज और विजडम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज तो आपको एक पर्टिकुलर चीज है, लेकिन यू हैव नॉट गेन्ड विजडम। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? उसमें ऐसा है सर, हमारे IT सिस्टम होता है कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट। एक जो आखिरी परीक्षा होती है उसमें ना डिपेंड करके साल भर हर महीने एक छोटे छोटे एग्जाम लिया जाए, फिर उनके मार्क्स ऐड किए जाए, तो बच्चा पढ़ेगा, साल भर पढ़ेगा। मतलब ओवरऑल असेसमेंट की बात कर रहे हैं इसमें। हाँ, ये नहीं कि कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। और रहा सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, व्हाट डू यू प्रिफर? मतलब सब्जेक्टिव में यू हैव टू राइट लेंथी आंसर्स जस्ट टू टेल दैट भाई ये टॉपिक मेरे को समझ में आया इसलिए आप लिख रहे हो। सर मैं चाहता हूँ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों रहें, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और लेकिन जो सेट करता है क्वेश्चन पेपर वो कहीं से कॉपी करके ना करे और अपने मन से ऐसा बनाएं, उस हिसाब से जो सेटिंग है उसको भी अच्छे पैसे मिलना चाहिए। अगर आप उसको 100 रुपये दोगे तो पिछले कोई कहीं से नागालैंड से ले आएगा पेपर, उसकी कॉपी कर लेगा, तो वो ठीक नहीं है। जैसे PhD थीसिस में है, जैसे वो लोग कहते हैं पर्टिकुलर स्टेट में 1 लाख रुपए में एक थीसिस बिकती है, वो एकदम गलत है। जी, मतलब एजुकेशन शुड नॉट बी सोल्ड आउट, इस टाइप का एक बाजार पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। किताबें कई सारी आपने कहा कि छप जाते हैं, बिल्कुल, और जिसको यहाँ की भाषा में LDR बोलते हैं, लास्ट डे रिवीजन। मतलब स्टूडेंट शायद साल भर ना पढ़ा हो लेकिन वो किताब खरीद लेता है, 2-4 नाइट्स बिता लेता है उस पर और बाद में पढ़ के हो सकता है शायद पास आउट हो जाता है। बिल्कुल, ईयर तो बच गया उसका, लेकिन व्हाट अबाउट हिज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? मैं उसमें उन शिक्षकों को ब्लेम करूंगा जो इस तरह का पेपर सेट करते हैं जिसमें आप पास हो सकते हो। पेपर ऐसे सेट, चाहे ओपन बुक करें आप, कोई बात नहीं, उसको बोलो किताब ला सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन ऐसे सेट करो जो आसान नहीं हो सॉल्व करने के लिए, उसको मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो सॉल्व कर पाएगा। सर, जैसे आपने कहा कि आप चाहो तो किताब लाओ, साथ में देख के पढ़ो, बिल्कुल, एंड ऑल दैट। फॉरेन कंट्रीज में कुछ इस किस्म का ही माहौल है। मतलब एग्जाम्स को वो लोग उसको ओवरऑल एसेस कर लेते हैं कि भाई इसको टॉपिक या नॉलेज का कितना ज्ञान है ये। हाँ, तो अगर इंडिया में उसको इनकॉर्पोरेट करें तो किस किस्म का एक माहौल हो सकता है? इसमें कई जगह इम्पोर्टेंट खर्च किया जा चुका है, जैसे बिट्स पिलानी है, VIT वेलोर है, या IITs NIT सिस्टम है। ये सिस्टम अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ अच्छे सिस्टम उन्होंने फॉलो कर रखे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ के दर्शक जानना चाहेंगे, जैसे आपको जो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पेपर, उसमें आप 15 मिनट पहले पढ़ लो उसको, ताकि टिक कर लो कौन से आते हैं, फिर उनको उत्तर पत्रिकाएँ दी जाती है। ये नहीं कि दोनों साथ दे दें, फिर वो स्टूडेंट घबरा जाता है, फिर वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने लग जाता है, फिर लिख नहीं पाता है ठीक से। तो इस तरह से थोड़ों में अंतराल से उनको दिया जाए। दूसरा एक ये है जो अपना क्या कहते हैं उसको, कि जो मैंने आपको बताया कि क्रेडिट सिस्टम, तो आप जरूरी नहीं 33 पे पास हो, पूरे क्लास के जो बच्चे हैं सबके मार्क्स देख लो और फिर लाइंस ड्रॉ करो कि एवरेज ऑफ द क्लास क्या है, और उसमें ABCD क्रेडिट सिस्टम दीजिए आप।
जैसे कि उन्होंने शाला में स्कूलों में भी शुरू किया है अभी, तो उसमें फिर मार्क्स का चक्कर नहीं, तो कहीं एक मीडियन ड्रॉ करना चाहिए, उसके बाद स्विंग कितना हो रहा है ये देख के आप फिर उस हिसाब से +- 3 सिग्मा या जो भी है वो करके फिर ग्रेड दिया जाए। और अगर किसी को मार्क्स चाहिए तो बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं जॉब्स के लिए। जी, हाल ही में कुछ पॉलिसीज एजुकेशन की ऐसी भी निकल आई कि भाई बैग का जो बोझ है वो कम किया जाए प्राइमरी क्लासेस के, और फिर बाद में कॉलेज को और ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड किया जाए, लेकिन ये सिर्फ पेपर्स पे रह जाता है, कभी ऐसा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नहीं, एक स्कूल में हुआ है सर, वो वैन भेजती है, उस वैन में सारे बैग आते हैं, फिर बच्चे बैग को ले लेते हैं, जब वापस जाते हैं वापस वैन जाती है और उसको वापस उसी के घर में। जी, केरला की बात कर रहे हैं वहाँ पर। जी हाँ, वहाँ लिटरेसी रेट वैसे भी हाई है, और ऑब्वियसली आपने जो एग्जाम्पल दिया, इसको पूरे ऑल ओवर द कंट्री इसको ये प्रोपोगेट करना चाहिए। जब जो चीज़ केरला कर सकता है पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? जहाँ चाहा वहाँ रहा, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। सर, ये भी देखा गया है, जैसे आपने कहा वोकेशनल बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट अपने इच्छा से पढ़े और वो अपने चॉइस को परस्यू कर सके, लेकिन पेरेंट्स की एक जिद रहती है कि भाई मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, मेरा बच्चा एजुकेशन या डॉक्टर ही बने। तो क्या वजह है कि हम ये 2 या 3 लिमिटेड फील्ड्स चुनते हैं, जबकि एक वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस है आपके सामने, लेकिन आप ये 2-3 फील्ड में। और कई बार ये भी देखा गया कि पेरेंट्स के जो सपने पूरे नहीं हुए थे वो अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ मैं विदेश का उदाहरण दूंगा आपको, वहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वहाँ देखा जाता है कि बच्चा किस काम में ज़्यादा प्रवीण होगा आगे जाके। यदि उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक में म्यूज़िक करेगा, अगर इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग जाएगा, क्योंकि हमें हर विधाओं की ज़रूरत है। भारत इतना विशाल देश है कि हमें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, और सब अच्छे अच्छे लोग चाहिए। तो हर उसमें देखा बशर्ते कि सब में सैलरी स्केल मोर और लेस सेम हो। ये क्यों जाते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टर? वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है। तो यदि आप सैलरी स्केल ऐसे रखें, यदि बच्चा अच्छा है तो उसको वही सैलरी दी जाए। बट सॉरी पार्ट ये है सर कि आजकल इंजीनियरिंग को भी, जैसे आपने कहा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार में उसको गुजारा करना पड़ता है, और फॉर दैट मैटर डॉक्टर्स के भी वही हाल है बिल्कुल, अनलेस यू आर वेरी वेल सेटल्ड एंड ऑल दैट। तो हाउ डू यू रिमूव दिस जो प्रॉब्लम? उसका एक ही हो सकता है, यदि आपको इंजीनियर इतना अच्छा मिले और लोग पैसा देने के काबिल अपने आप को साबित करें वहाँ जाके, तो फिर उसमें ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि हर साल या हर 3 साल बाद उसकी प्रगति होती रहे और पैसे में इंक्रीमेंट मिलता रहे। बट इन इंडिया क्या ये पॉसिबल है सर? नहीं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। नहीं सर, पॉसिबल इम्पॉसिबल तो जैसे मैंने कहा, ये स्पेलिंग इम्पॉसिबल का है, आई एम पॉसिबल। पॉसिबल तो है, लेकिन हमें उसकी चाह होनी चाहिए दिल में कि हम कर सकते हैं। आइडियली स्पीकिंग आपने जो कहा वो बहुत अच्छी स्कीम है कि भाई उसको एसेस करो और हर 1-2 साल में उसको ग्रेड करो और उसको ऊपर लाओ, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पर है इंडिया में एजुकेशनल पॉलिसी में, कहीं पॉलिटिक्स के कारण वगैरह, जिस वजह से ये हो नहीं पा रहा है। नहीं, जैसे IIT में होता है, हम लोग क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर बनाते हैं, एसोसिएट को प्रोफेसर, कुछ उसमें धाराएं रहती हैं कि एक मिनिमम 5 पेपर होने चाहिए, 1 PhD प्रोड्यूस होना चाहिए, इस तरह से आप वो रख लीजिए। तो वो अगर देखो, जैसे इंडस्ट्री है तो आपका कितना प्रोडक्ट आपने किया और अच्छा किया, कितना सेल हुआ आपका प्रोडक्ट, इस तरह से मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं, उसके बेसिस पे उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। सर, चलते चलते एक मैसेज अगर आप देना चाहोगे आज के पेरेंट्स को, आज के टीचर्स को, आज के स्टूडेंट्स को, तो क्या रहेगा इन क्विक बाइट? मैसेज ये है कि देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट, वी हैव टू वर्क हार्ड, और हार्ड एक पहले दिन से ही करना पड़ेगा, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोई भी हो। और जो माता पिता है उनको उसमें ज़्यादातर वो नहीं करना चाहिए, जो बच्चे की इच्छा हो उसी लाइन में उसको भेजना चाहिए, और अगर वो अच्छा है तो उसमें भी वो इंजीनियर डॉक्टर से भी ज़्यादा कमा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे डॉक्टर DP कोठारी, जो हमें एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर, एजुकेशन पैटर्न्स को लेकर, एजुकेशन ट्रेंड्स को लेकर बहुत अच्छी उपयोगी बातें बता रहे थे। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।